हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्मार्ट स्टूडियो में। आज हम एंशिएंट हिस्ट्री में राजपूत राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। राजपूत राजवंश में आज हम गुर्जर प्रतिहार वंश के इतिहास को जानेंगे। उससे पहले हम यह जानेंगे कि राजपूत राजवंश की उत्पत्ति कैसे हुई और इनका शासनकाल कब से कब तक था। 600 से 1200 ईस्वी के बीच उत्तर भारत में राजपूत वंश शासन कर रहे थे। इस कारण इतिहासकार ने इस काल को राजपूत युगीन काल कहा था। राजपूतों की उत्पत्ति आबू पर्वत पर ऋषि वशिष्ठ की अग्निकुंज से मानी जाती है, जिसका उल्लेख कवि चंद्रवरदाई के पृथ्वीराज रासु ग्रंथ में किया गया है। राजपूत राजवंश के अंतर्गत गुर्जर प्रतिहार वंश, गढ़वाल वंश, चौहान वंश, परमार वंश, सोलंकी वंश आते हैं। आज हम सिर्फ गुर्जर प्रतिहार वंश को पढ़ेंगे। गुर्जर प्रतिहार वंश का मूल निवास स्थान राजस्थान और गुजरात को माना जाता है। यह मैप गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों का प्रारंभिक मैप है। गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख पुलकेशन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में मिलता है और ऐहोल अभिलेख के लेखक रवि कीर्ति थे। गुर्जरों का मूल निवास स्थान गुजरात व राजस्थान क्षेत्र में था। गुर्जरों का मूल निवास स्थान कहाँ था? गुजरात व राजस्थान क्षेत्र में। गुजरात प्रदेश में निवास करने के कारण यह गुर्जर कहलाए थे और भारत की विदेशी आक्रमण से रक्षा करने के कारण यह प्रतिहार कहलाए थे। गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक प्रारंभ में राष्ट्रकूट शासकों के यहाँ द्वारपाल थे। गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक प्रारंभ में राष्ट्रकूट शासकों के यहाँ द्वारपाल थे। राजस्थान के अरवल रेख में प्रतिहारों को गुर्जरों की महत्वपूर्ण शाखा बताया गया था। प्रतिहारों को गुर्जरों की महत्वपूर्ण शाखा राजस्थान के अलवर रेख में बताया गया था। उत्तर भारत में इनका शासनकाल लगभग 6वीं सदी से 12वीं सदी तक रहता है। गुर्जर प्रतिहार वंश का उल्लेख हमें उनके अभिलेख, साहित्य और विदेशी यात्रियों के विवरण से प्राप्त होता है। गुर्जर प्रतिहार वंश का सर्वप्रथम उल्लेख पुलकेशन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में किया गया था। इसके अलावा राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष के संजन ताम्रपत्र लेख व मिहिर भोज के ग्वालियर और दौलतपुर अभिलेख में इनका वर्णन मिलता है। इसके अलावा कुछ छोटे अभिलेख जैसे नीलकुंड, राधनपुर, देवली, कहरहाल लेख में गुर्जर जाति का उल्लेख किया गया है। प्रमुख साहित्य जैसे पंप भारत, कुबलाईमाला और पृथ्वीराज रासु में इस वंश का उल्लेख मिलता है। पंप भारत की रचना कवि पंप ने, कुबलाईमाला ग्रंथ की रचना उद्योधन सूरी ने और पृथ्वीराज रासु की रचना चंद्रवरदाई ने की थी। गुर्जर प्रतिहार वंश का उल्लेख चीनी यात्री हेनसांग और अरबी यात्री सुलेमान व अल मसूदी के लेखों से भी प्राप्त होता है। हेनसांग ने अपने लेखों में गुर्जर राज्य को कूचेलू कहा था और इनकी प्रारंभिक राजधानी भीनपाल को पीनूमोलू कहा था। इसके अलावा अल मसूदी ने गुर्जर को अलगुजर कहा था और इनके शासकों या राजाओं को बूरा कहा था। यह सभी फैक्ट आपको गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में याद रखना है। गुर्जर प्रतिहार की 26 शाखाओं में से सबसे महत्वपूर्ण व प्राचीन मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं। गुर्जर प्रतिहार की लगभग 26 शाखाएं थी, जिनमें से मंडोर के प्रतिहार सबसे प्राचीन व महत्वपूर्ण माने जाते हैं। मैंने यहाँ 4 शाखाएं लिखी हैं, एक मंडोर में, एक भरूच में, एक भीनमाल में और एक उज्जैन में स्थित थी। हमें मुख्यतः उज्जैन वाली शाखा पढ़ना है। मंडोर शाखा के प्रमुख राजा हरिश्चंद्र, रज्जिल, नागभट्ट प्रथम, सीलूक और कक्त माने जाते हैं। भरूच शाखा के प्रमुख शासक दद्द प्रथम, जयभट्ट प्रथम, दद्द द्वितीय, जयभट्ट द्वितीय और दद्द तृतीय माने जाते हैं। मंडोर के प्रतिहार शासक स्वयं को हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण के वंशज मानते थे। मंडोर के जो प्रतिहार शासक थे वह हरिश्चंद्र को अपना वंशज मानते थे। भीनमाल शाखा को चावड़ा वंश भी कहा जाता है और इनकी राजधानी भीनमाल में स्थित थी। हेनसोंग ने भीनमाल को
पीलो मूलो कहा था। भीनमाल से ही कवि माघ संबंधित थे, जिन्होंने शिशुपाल वध ग्रंथ की रचना की है, और भीनमाल शाखा का प्रमुख शासक सुभद्रदेव था। उज्जैन में प्रतिहार वंश की एक शाखा थी। उज्जैन के प्रतिहारों ने चावड़ों से भीनमाल छीन लिया था, और उज्जैन के प्रतिहारों को रघुवंशी प्रतिहार कहा जाता है। हमें मुख्यतः उज्जैन के प्रतिहार शासकों को पढ़ना है, क्योंकि यह सुप्रसिद्ध शाखा थी। यह उज्जैन के प्रतिहार वंश के शासक। इस वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम को माना जाता है। फिर उसके बाद कुक्कुट व देवराज, फिर नागराज, नागभट्ट द्वितीय, रामभद्र, मेहरभोज प्रथम, महेंद्रपाल प्रथम और मेहरभोज द्वितीय शासक बनते हैं। इस वंश का अंतिम शासक यशपाल माना जाता है। इन सभी शासकों के बारे में जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उनको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। नागभट्ट। नागभट्ट प्रथम का शासनकाल 730 से 756 ईस्वी के मध्य में था। यह गुर्जर प्रतिहार वंश का मुख्य संस्थापक माना जाता है। गुर्जर प्रतिहार वंश का मुख्य संस्थापक किसे माना जाता है? नागभट्ट प्रथम को। यदि यह ऑप्शन में नहीं है तो हरिश्चंद्र राइट आंसर होगा। नागभट्ट प्रथम ने अपनी राजधानी उज्जैन में बनाई थी, और उज्जैन वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्थित है। राष्ट्रकूट शासक दंतीदुर्ग ने नागभट्ट प्रथम को पराजित किया था। राष्ट्रकूट शासक दंतीदुर्ग ने नागभट्ट प्रथम को पराजित किया था। ग्वालियर लेख में नागभट्ट प्रथम को नारायण व मलेच्छों का विनाशक कहा गया है। इसने गुजरात के भरूच पर अधिकार कर लिया था, और इसके दरबार को नाबाग बिलोक का दरबार कहा जाता था। नागभट्ट प्रथम के दरबार को नाबाग बिलोक का दरबार कहा जाता था। इसके काल में अरब सेनापति जुनैद ने सोमनाथ मंदिर को नष्ट कर दिया था। इस कारण नागभट्ट प्रथम बप्पा रावल की सहायता से जुनैद को पराजित करता है और नारायण का अवतार की उपाधि धारण करता है। यह सभी पॉइंट आपको नागभट्ट प्रथम के बारे में याद रखना है। नागभट्ट प्रथम के शासनकाल में उत्तर में ललितादित्य और दक्षिण में दंतीदुर्ग का शासन था। नागभट्ट प्रथम के शासनकाल में उत्तर में कारकूट वंश के शासक ललितादित्य और दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश के शासक दंतीदुर्ग का शासन था। नागभट्ट प्रथम को क्षत्रिय ब्राह्मण कहा गया था। इस कारण इस शाखा को रघुवंशी प्रतिहार कहते थे। नागभट्ट प्रथम के बाद कुक्कुट और देवराज शासक हुए। नागभट्ट के बाद उसका भतीजा कुक्कुट शासक बना था, और कुक्कुट का अन्य नाम ककुस्थ था। कुक्कुट के बाद देवराज शासक बना। ककुस्थ के बाद उसका भाई देवराज शासक बना था। वराह अभिलेख में इसको देवशक्ति कहा गया था, और यह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। देवराज के बाद वत्सराज शासक बनता है। इसका शासनकाल 770 से 805 ईस्वी के मध्य में था। यह गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? वत्सराज को, और मूल संस्थापक नागभट्ट प्रथम को। वत्सराज ने जयवराह और रणहस्तिन की उपाधि धारण की थी। वत्सराज की विजयों का उल्लेख ग्वालियर व ओसिया लेख में मिलता है। वत्सराज की विजयों का उल्लेख हमें ग्वालियर व ओसिया लेख में मिलता है। वत्सराज ने ओसिया में एक मंदिर का भी निर्माण करवाया था। वत्सराज के दरबारी कवि उद्धोतन सूरी और जिनसेन सूरी थे। उद्धोतन सूरी ने कुवलयमाला ग्रंथ की रचना, और जिनसेन सूरी ने हरिवंश पुराण की रचना की थी। इसने कन्नौज के शासक इंद्रायुध को पराजित किया था। वत्सराज ने कन्नौज पर आक्रमण किया और वहां के शासक इंद्रायुध को पराजित किया, और बंगाल के पाल शासक धर्मपाल को भी पराजित किया था, लेकिन इसे राष्ट्रकूट राजा ध्रुव से पराजित होना पड़ा था। वत्सराज ने इंद्रायुध और धर्मपाल को पराजित किया था, लेकिन इसे राष्ट्रकूट राजा ध्रुव से पराजित होना पड़ा था। वत्सराज के बाद नागभट्ट द्वितीय शासक बनता है। इसका शासनकाल 805 से 833 ईस्वी के मध्य में था। यह वत्सराज व सुंदर देवी का पुत्र था। नागभट्ट द्वितीय ने परमेश्वर
परम भट्टारक और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। नागभट्ट द्वितीय ने सोमनाथ मंदिर का भी पुनर्निर्माण करवाया था, जिसे जुनैद नामक अरब सेनापति ने तोड़ दिया था। ग्वालियर अभिलेख में इसकी विजयों का वर्णन किया गया है। कन्नौज नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज के शासक चक्रायुध को पराजित किया था और बंगाल के पाल शासक धर्मपाल को भी पराजित किया था, लेकिन इसे राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय से पराजित होना पड़ा था। नागभट्ट द्वितीय कन्नौज के शासक चक्रायुध और बंगाल के पाल शासक धर्मपाल को पराजित करता है, लेकिन इसे राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय से पराजित होना पड़ा था। नागभट्ट द्वितीय के बाद रामभद्र शासक हुआ। इसका शासनकाल 833 से 836 ईस्वी के मध्य में था। यह नागभट्ट द्वितीय का पुत्र था और ग्वालियर अभिलेख में इसे सूर्यभक्त कहा गया था। मेहरभोज के ग्वालियर अभिलेख में रामभद्र को सूर्यभक्त कहा गया था। यह एक निर्बल शासक था, अतः इसके काल में अनेक राज्य या अंग स्वतंत्र हो गए। इसे बंगाल के पाल शासक देवपाल से भी पराजित होना पड़ा था। रामभद्र को बंगाल के पाल शासक देवपाल ने पराजित किया था। रामभद्र के बाद मेहरभोज प्रथम शासक बनता है। इसका शासनकाल 837 से 885 ईस्वी के मध्य में था। मेहरभोज रामभद्र व अप्पा देवी का पुत्र था और यह प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता है। मेहरभोज प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता है। मेहरभोज ने आदिबराह और प्रवास की उपाधि धारण की थी। मेहरभोज की ग्वालियर अभिलेख में इसे आदिबराह और दौलतपुर लेख में इसे प्रवास की उपाधि मिली थी। इसके सिक्कों पर श्रीमत आदिबराह की उपाधि मिलती है और इसके चांदी के सिक्कों को ट्रंप कहते थे। मेहरभोज के सिक्कों पर श्रीमत आदिबराह की उपाधि मिलती है और इनके चांदी के सिक्के को ट्रंप कहते थे। मेहरभोज ने ही ग्वालियर अभिलेख का निर्माण करवाया था और ग्वालियर में तेली मंदिर का निर्माण करवाया था। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार वंश का सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख माना जाता है। मेहरभोज ने कन्नौज को अपनी नई राजधानी बनाया था। इससे पहली राजधानी उज्जैन में थी, लेकिन मेहरभोज ने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया था। मेहरभोज विष्णु के परम भक्त थे। मेहरभोज प्रथम विष्णु के परम भक्त थे और इनका उल्लेख कश्मीरी कवि कल्हड़ ने अपने ग्रंथ राजतरंगिणी में किया है। कश्मीरी कवि कल्हड़ ने राजतरंगिणी ग्रंथ लिखा था, जिसमें मेहरभोज का उल्लेख किया गया है। मेहरभोज के काल में ही अरबी यात्री सुलेमान भारत आया था, जिसने मेहरभोज को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु कहा था। अरबी यात्री सुलेमान किसके काल में भारत आया था? मेहरभोज के काल में। मेहरभोज ने चंदेल शासक जयशक्ति को पराजित किया था और कालिंजर पर अधिकार कर लिया था। बुंदेलखंड के चंदेल राजा जयशक्ति को मेहरभोज पराजित करता है और कालिंजर पर अधिकार कर लेता है। इसे पाल राजा देवपाल से पराजित होना पड़ा था। मेहरभोज को पाल राजा देवपाल से पराजित होना पड़ा था। यह अपने पुत्र को आगे चलकर राज्य का भार सौंप देता है और स्वयं तीर्थ यात्रा पर निकल जाता है। मेहरभोज के बाद महेंद्रपाल प्रथम शासक बनता है। इसका शासनकाल 885 से 910 ईस्वी के मध्य में था। यह मेहरभोज का पुत्र था। महेंद्रपाल प्रथम मेहरभोज का पुत्र था और महेंद्रपाल प्रथम ने परमेश्वर, परम भट्टारक और परम भागवत की उपाधि धारण की थी। इसी के दरबार में संस्कृत कवि राजशेखर रहते थे, जिन्होंने कपूर मंजरी, बाल भारत, द्विशाल भंजिका, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, भुवनकोश और हर विलास ग्रंथ की रचना की। महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में ही संस्कृत कवि का राजशेखर रहते थे, जिन्होंने कर्पूर मंजरी, बाल भारत, द्विशाल भंजिका, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, भुवनकोश और हर विलास ग्रंथ की रचना की थी। राजशेखर ने महेंद्रपाल को रघुकुल चूड़ामणि, निर्भय राज और निर्भय नरेंद्र कहा था। राजशेखर ने महेंद्रपाल को
रघुकुल चूड़ामणि, निर्भय राज और निर्भय नरेंद्र कहा था। यह है महेंद्रपाल के शासनकाल में गुर्जर प्रतिहार वंश का मैप। गुर्जर मुख्यतः उत्तर भारत में फैले हुए थे। इन्हीं के समकालीन बंगाल का पाल वंश था और राष्ट्रकूट वंश थे, जिनका युद्ध कन्नौज में मुख्यतः होता था। कन्नौज का संघर्ष गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल शासक और राष्ट्रकूट वंश के बीच हुआ था। महेंद्रपाल प्रथम के बाद मेहरभोज द्वितीय शासक बनता है। इसका शासनकाल 910 से 912 ईस्वी के मध्य में था। यह महेंद्रपाल प्रथम और देहनागा देवी का पुत्र था और इसने लगभग 2-3 वर्ष शासन किया था। मेहरभोज द्वितीय के बाद महिपाल प्रथम शासक बनता है। इसका शासनकाल 912 से 945 ईस्वी के मध्य में था। इसके काल में अल मसूदी भारत आया था। महिपाल प्रथम के शासनकाल में अरब यात्री अल मसूदी भारत आया था। महिपाल प्रथम के दरबार में भी कबीर राजशेखर रहे थे। कबीर राजशेखर ने महिपाल प्रथम को रघुकुल मुकुटमणि व आर्यवर्त का राजा कहा था। राजशेखर ने महिपाल को रघुकुल मुकुटमणि और आर्यवर्त का राजा कहा था। महिपाल प्रथम को राष्ट्रकूट राजा इंद्र तृतीय से पराजित होना पड़ा था और इंद्र तृतीय ने प्रतिहार वंश से उज्जैन को छीन लिया था। राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय ने महिपाल प्रथम से उज्जैन को छीन लिया था। महिपाल प्रथम के बाद महेंद्रपाल द्वितीय, देवपाल, विनयपाल, महिपाल द्वितीय, विजयपाल, राज्यपाल और त्रिलोचनपाल शासक बनते हैं। इनका शासनकाल इतना महत्वपूर्ण नहीं था। राज्यपाल के बारे में हम थोड़े जान लेते हैं। राज्यपाल के समय में महमूद गजनवी कन्नौज पर आक्रमण करता है, लेकिन यह राज्य छोड़कर भाग गया था। इस कारण चंदेल शासक गंजदेव के पुत्र विद्याधर ने इसकी हत्या कर दी थी। राज्यपाल के बाद त्रिलोचनपाल शासक बनता है। राज्यपाल के बाद उसका पुत्र त्रिलोचनपाल शासक बना था, जिसका शासनकाल 1019 से 1027 के मध्य में था। इसके काल में भी महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया था, लेकिन यह उस युद्ध में शामिल ही नहीं हुआ। त्रिलोचन के बाद यशपाल शासक हुआ, जिसका शासनकाल 1027 से 1036 ईस्वी के मध्य में था। यह त्रिलोचनपाल का पुत्र था और यह गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक माना जाता है। यशपाल को गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक माना जाता है। 1036 में यशपाल की हत्या चंद्रदेव ने कर दी थी और कन्नौज पर गहलवाल वंश की नींव डाली थी। 1036 में यशपाल की हत्या चंद्रदेव कर देता है और कन्नौज पर गहरवाल वंश की नींव डालता है। इस प्रकार प्रतिहार वंश का इतिहास समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम गहरवाल वंश के इतिहास को जानेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।